हेलो गाइस, वेलकम टू द डार्क वर्ल्ड सीक्रेट्स। आज मैं आप सबके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ वह सस्पेंस और हॉरर से भरी हुई है। ये स्टोरी पूरी तरीके से फिक्शन है, इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। कहानी पसंद आए तो वीडियो के अंत तक बन रहे, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह कहानी है आर्यन नाम के एक लड़के की जो मध्यवर्गीय परिवार से है। वह एक दिन के लिए अपने घर पर अकेला होता है और उस दिन उसके घर पर हमला करती है एक एंटिटी। आखिर क्या चाहती है वो एंटिटी, क्यों कर रही है वह आर्यन पर हमला करेगी? आर्यन बच पाएगा और कौन कौन से राज खुलने वाले हैं आर्यन के सामने, जानने के लिए बनी रही वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने को मिलती रहे। मैं आपके लिए लाती रहूंगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और क्षेत्र स्टोरी। साथ ही अगर आपको रियल इंसिडेंट भी सुनने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं जल्दी ही हाजिर होगी आप सबके सामने लेकर एक हॉरर सीरीज। और अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आर्यन एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का है और वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता है। वह अभी कॉलेज में पढ़ाई करता है। इस वक्त आर्यन MBA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और उसका 4th सेमेस्टर चल रहा है। आर्यन के पापा मिस्टर नारंग दीक्षित और मम्मी शिखा दीक्षित है। आर्यन के मम्मी पापा को एक शादी में जाना था। आर्यन के मम्मी पापा उसे कहते हैं, आर्यन बेटा तुम भी हमारे साथ चलो ना, यहाँ अकेले रहकर क्या करोगे, तुम्हें परेशानी होगी, खाने पीने की भी दिक्कत होगी, कैसे करोगे? आर्यन बहुत मुश्किल से अपनी मम्मी को समझाता है और कहता है, मम्मी आप जानती हैं कि मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है और मैं पढ़ाई को लेकर कितना ज्यादा सीरियस हूँ, तो प्लीज आप मुझसे इस तरीके की बात बिल्कुल भी ना करें और आप लोग जाकर शादी एंजॉय करें। मैं शादी में नहीं जाऊंगा और आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। आपने वैसे भी पड़ोस वाली वर्मा आंटी को तो बता ही दिया है। आर्यन की मम्मी समझ चुकी थी कि आर्यन उनके साथ नहीं जाने वाला, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था। आखिर पहली बार वह अपने बेटे को छोड़कर इस तरीके से किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए जा रही थी, हालांकि वह सिर्फ रात भर के लिए जा रही थी। आर्यन के मम्मी पापा का पूरा मन अपने बेटे की तरफ था। वह जाना नहीं चाहती थी, लेकिन यह किसी खास की शादी थी जिसे वह अवॉइड नहीं कर सकते थे। वो उदास मन से घर से निकले और उन्होंने आर्यन को सख्त हिदायत दी कि वह अपना ध्यान रखेगा, समय पर खाना खाएगा और बीच बीच में वो वर्मा आंटी से उसका हालचाल लेते रहेंगे। आर्यन ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। आर्यन बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि यह पहला मौका था जब आर्यन घर पर अकेले रहने वाला था। एक तो उसका प्रोजेक्ट था जिसे उसे समय से कंप्लीट करना था और दूसरा आर्यन पहली बार अपने घर पर एकदम अकेला रह रहा था। आर्यन के मम्मी पापा 8 बजते बजते घर से निकल गए थे। उनके जाने के बाद आर्यन ने रात का खाना खाया, थोड़ी देर रिलैक्स हुआ। इसके बाद लैपटॉप के सामने बैठकर अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लगा। आर्यन अपने काम में पूरी तरीके से खोया हुआ था। आज घर पर उसे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, इसीलिए उसे समय का पता ही नहीं चला। काम करते करते काफी रात हो चली थी। रात के 2:15 हो रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और हवा खिड़कियों के शीशे से टकराकर एक अजीब सी सीटी बजा रही थी। आर्यन अपनी स्टडी टेबल पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। घर में वह अकेला था। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। आर्यन इस वक्त अपने प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से मग्न था और उसका ध्यान किसी भी चीज की तरफ नहीं जा रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक।
जैसे ही आर्यन ने दस्तक सुनी, आर्यन चौंका। उसकी नजरें इसमें तो इस दिशा में थी जहां से वह तक तक की आवाज आ रही थी। अरे, मन ही मन सोचने लगा, इतनी रात को कौन हो सकता है। उसने सोचा शायद हवा की वजह से कुछ टकराया होगा। उसने ध्यान नहीं दिया और सर झटक कर वापस टाइप करने लगा। 5 मिनट बाद फिर वही आवाज आई, ठक ठक। आर्यन का ध्यान एक बार फिर से उसी दिशा में चला गया। इस बार आवाज जोर से थी। अब की बार आर्यन ने इग्नोर नहीं किया। आर्यन कुर्सी से उठा। उसका गला सूख रहा था। उसने हॉल की लाइट जलाई और मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा दिए। उसने दरवाजे पर बने पीपहोल से बाहर की ओर झांका। वहां पर कोई नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था और बस बारिश हो रही थी। बीच बीच में कड़कती बिजली से उजाला हो रहा था। अरे नहीं, पहली बार तो इग्नोर किया था, लेकिन दूसरी बार कोई भी चीज यूं ही नहीं हो सकती। आर्यन ने अपने डर को काबू किया और हिम्मत करके आवाज लगाई। कौन है? आर्यन ने जोर से पूछा। आर्यन के यह पूछने के बाद कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हवा की साई माहौल में गूंज रही थी। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर का पोर्च खाली था। उसने राहत की सांस ली, दरवाजा बंद किया और लॉक लगा दिया। वो मन ही मन सोचने लगा, शायद मेरा वहम था। उसने खुद को समझाया। वैसे तो उसका चेहरा डर और पसीने से भीगा हुआ था और अब कुछ न मिलने पर वह राहत की सांस ले रहा था। आर्यन ने अपने दाहिने हाथ से अपने चेहरे के पसीने को पोंछा और खुद को शांत किया। उसे मन ही मन हंसी भी आ गई कि आज वो अकेला एंजॉय करने वाला था, पर वो तो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वो अपने मम्मी पापा को मिस कर रहा था और उसके चेहरे पर फीकी हंसी आ गई। उसने खुद को समझाया कि कल सुबह तो आ ही जाएंगे। आर्यन वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ा ही था कि तभी उसके पीछे से फिर से आवाज आई, ठक ठक। आर्यन का शरीर जम गया। उसका खून ठंडा पड़ गया था। उसकी सांसें मानो थम सी गई। आंखें बड़ी बड़ी हो गई। चेहरा पसीने से भीग गया था। आर्यन का शरीर इस वक्त डर से कांप रहा था। वो धीरे धीरे सांस ले रहा था। यह आवाज मुख्य दरवाजे से नहीं आ रही थी। यह आवाज उसकी अलमारी के अंदर से आ रही थी, जो उसके बेडरूम में एक कोने में रखी हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, मानो पसलियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को संयमित किया और इसके बाद धीरे धीरे अपने कदम बेडरूम हॉल की तरफ बढ़ा दिए। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वह घबराया हुआ था और जोर जोर से सांस ले रहा था। वह धीरे कदमों से लड़खड़ाते हुए अपने बेडरूम की तरफ बढ़ रहा था। उसने धीरे से बेडरूम का दरवाजा धकेला। उसने अंदर झांक कर देखा तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बस लैपटॉप की स्क्रीन, जो कि ऑन ही छूट गई थी, की नीली रोशनी अलमारी पर पड़ रही थी। आर्यन लड़खड़ाते कदमों से अंदर घुसा। उसने घबराते हुए अपने हाथ से स्विच बोर्ड ढूंढा और वहां जाकर लाइट जलाई। ठक ठक। आर्यन ने कांपते हाथों से पास पड़ा क्रिकेट बैट उठा लिया। वह अलमारी के पास धीमे कदमों से चलकर कांपता हुआ पहुंचा। उसके मन में बात चल रही थी कि कोई चोर अंदर घुस गया था। वो आज अकेला है, कहीं ये चोर उस पर हावी ना हो जाए। आर्यन ने हिम्मत करके खुद को संयमित किया और बोला, कौन है अंदर? उसकी आवाज कांप रही थी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अंदर बस खामोशी थी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। हिम्मत जुटाकर आर्यन ने एक झटके में अलमारी का दरवाजा खोल दिया। आर्यन ने जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला तो अलमारी खाली थी। आर्यन ने हैरानी से देखकर कहा, खाली? अलमारी खाली थी। उसमें सिर्फ आर्यन के कपड़े लटक रहे थे।
आर्यन ये देखकर हंसा। हा 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 हा। उसकी हंसी में राहत और डर साफ पता चल रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक नर्वसनेस थी और डर भरी हंसी उसके चेहरे पर थी। उसने मन ही मन कहा, मैं भी ना पागल हो गया हूँ। उसने बैट नीचे रखा और अलमारी बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी उसकी नजर फ्रिज पर पड़ी। फ्रिज पर कीचड़ से सने हुए पैर के निशान थे। ये निशान ताजे थे, जैसे अभी अभी बने हों। अलमारी के फर्श पर भी, कपड़ों के नीचे भी गीले कीचड़ से सने पैर के निशान पड़े थे और वो निशान बाहर की तरफ नहीं जा रहे थे। वो निशान बस अलमारी के अंदर जाने के थे। वो अलमारी के अंदर गए और गायब हो गए थे। तभी आर्यन का फोन वाइब्रेट हुआ। आर्यन काफी ज्यादा घबराया हुआ था। उसने अपनी दाहिनी जेब में हाथ डाला और फोन निकाल कर देखा। आर्यन के फोन पर एक मैसेज आया था। ये मैसेज एक अनजान नंबर से था। आर्यन ने गौर से स्क्रीन को देखा। यह मैसेज अननोन नंबर से था। उसने स्क्रीन खोली और मैसेज पढ़ने लगा। मैसेज में लिखा था, तुमने ऊपर नहीं देखा। जैसे ही आर्यन ने यह पढ़ा, उसकी जान हलक में अटक गई। वो असंभावित खतरे से डरा हुआ था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने लंबी और गहरी सांस लेकर खुद को स्थिर किया। आर्यन ने डरते हुए धीरे धीरे अपनी नजर ऊपर करके देखा। इस वक्त वहां पर भी कोई नहीं था। वो जगह खाली थी। आर्यन बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसने बमुश्किल ही अपने थूक को गले से नीचे उतारा और उसके बाद आंखें बड़ी बड़ी करके इधर उधर देखने लगा। वो घबराहट से कांप रहा था। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। अचानक से आर्यन के चेहरे पर ऊपर छत की तरफ से एक ठंडी सड़ी हुई बूंद उसके गाल पर आ टपकी। आर्यन ने अपने दाहिने हाथ से चेहरे पर पड़े हुए कीचड़ को हाथ से साफ किया और दाहिने हाथ को देखने लगा। अभी वो देख और समझ ही नहीं पाया था, फिर एकदम से अंधेरा छा गया। अंधेरा होते ही आर्यन का डर और ज्यादा बढ़ गया। वह तेजी से अपने कदम बढ़ाकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। अंधेरे में आर्यन भाग रहा था तो दीवार से टकराकर गिर गया। उसकी नाक और पीठ पर बहुत चोट आई। आर्यन का दम घुटने लगा। इस वक्त घर में वो अकेला था। कमरे में अब रोशनी नहीं थी, लेकिन एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू की गंध अचानक से हवा में फैल गई। आर्यन की सांसें अटकी हुई थी। उसे याद आया, मैसेज में लिखा था, तुमने ऊपर नहीं देखा। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन जान बचाने की आखिरी उम्मीद में उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। कांपते हाथों से उसने रोशनी धीरे धीरे ऊपर सीलिंग की तरफ घुमाई। उसने जो देखा उससे उसकी चीख हलक में ही फंस गई। छत के कोने में ठीक पंखे के पीछे एक इंसान जैसी आकृति चिपकी हुई थी। उसके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे, जैसे कोई मकड़ी हो। उसका चेहरा उल्टा लटका हुआ था, बाल नीचे गिर रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। वह आर्यन को देखकर मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो कानों तक फटी हुई थी। ढूंढ लिया। उसकी फुसफुसाहट पूरे कमरे में गूंज उठी। आर्यन पीछे हटा और अपने ही पैरों में उलझकर गिर पड़ा। वह आकृति छत से नीचे कूदी, धप की आवाज करती हुई सीधे बिस्तर पर आ गिरी। आर्यन बिना पीछे देखे जोर से भागा। वह बेडरूम से निकलकर हॉल में आया और सीधे मुख्य दरवाजे की तरफ लपका। उसे अपने पीछे किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी। चप 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 चप। वो चीज उसके ठीक पीछे चल रही थी। आर्यन दरवाजे तक पहुंचा और लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक जाम था।
चाबी घूम ही नहीं रही थी। आर्यन की घबराहट बढ़ने लगी, उसकी सांस फूलने लगी। वो हाथ को जल्दी जल्दी घुमाकर लॉक खोलने की नाकाम कोशिश करने लगा। नहीं, 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 वह चिल्लाया। ये लॉक कैसे हो गया? खुल जा, खुल जा, प्लीज खुल जा। पीछे हॉल के अंधेरे में उसे दो सफेद आंखें चमकती हुई दिखाई दी। वह चीज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब आर्यन की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। उसकी सांस काबू से बाहर हो रही थी। वो पसीने में नहाया हुआ था। जो एंटिटी आर्यन के घर में थी वो एंटिटी आर्यन की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी और आर्यन अब जानता था कि वो इंसान नहीं है। आर्यन ने अब दूसरा तरीका सोचना शुरू कर दिया था। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। आर्यन मुड़ा और पास वाले बाथरूम में घुस गया। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और कुंडी लगा दी। वह वॉश बेसिन के नीचे दुबक कर बैठ गया। उसने अपनी सांसों को रोकने की कोशिश की। उसने अपने मुंह को हाथ से दबाया हुआ था ताकि उसके मुंह से आवाज ना निकल सके। वो लगभग रोने वाला था। उसके आंखों से डर के कारण आंसू बह रहे थे। उसने खुद को बहुत संभाला लेकिन वो डर से हांफ रहा था। अब बाहर सन्नाटा छा गया। उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। 1 मिनट, 2 मिनट, कोई आवाज नहीं। आर्यन ने सोचा शायद वह सुरक्षित है, शायद वह चीज चली गई। तभी बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। आर्यन का दिल रुक गया। लेकिन फिर बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। आर्यन, बेटा, दरवाजा खोलो। मैं हूँ, माँ। आर्यन की आंखों में उम्मीद के आंसू आ गए। उसकी माँ की आवाज। वे लोग शायद जल्दी वापस आ गए होंगे। लाइट चली गई होगी और उन्होंने उसे डरा हुआ पाया होगा। आर्यन के चेहरे पर राहत भरी मुस्कुराहट थी। आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा, माँ, और आर्यन खड़ा हुआ। आर्यन ने हड़बड़ाते हुए कहा, माँ, कोई घर में है। आर्यन की माँ ने कहा, हाँ बेटा, मुझे पता है। तुम बस दरवाजा खोलो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। माँ की आवाज बहुत ही मीठी और शांत थी। आर्यन का हाथ कुंडी की तरफ बढ़ा। वह कुंडी को खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर अपने फोन की स्क्रीन पर पड़ी। फोन साइलेंट पर था, लेकिन स्क्रीन ऑन हो रखी थी। एक नया मैसेज आया था। सेंडर, मॉम। उसने मैसेज पढ़ा। बेटा, हमारी कार खराब हो गई है। हमें आने में अभी 3 घंटे और लगेंगे। तुम ठीक तो हो ना? आर्यन को मानो सांप सूंघ गया हो। आर्यन का हाथ कुंडी पर ही जम गया। अगर माँ का मैसेज अभी आया है, तो दरवाजे के उस पार कौन खड़ा है? दरवाजे के बाहर खड़ी माँ की आवाज अब बदल गई थी। वह अब मीठी नहीं थी, बल्कि भारी, कर्कश और डरावनी हो गई थी। उसने कहा, खोलो ना आर्यन, मुझे भूख लगी है। और फिर दरवाजे का हैंडल जोर जोर से हिलने लगा। बाथरूम का दरवाजा अब बुरी तरह हिल रहा था। लकड़ी चटकने की आवाज आने लगी थी। आर्यन, बाहर आओ। वह आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। वह भारी, खुरदरी और शैतानी थी। आर्यन जानता था कि यह दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। उसकी नजर ऊपर वेंटिलेटर पर गई। वह छोटा था, लेकिन एक पतला इंसान उससे निकल सकता था। उसने वॉश बेसिन पर पैर रखा और पूरी ताकत से ऊपर चढ़ा। बाहर बारिश हो रही थी और बाहर की बारिश की बौछारें अंदर आ रही थी। आर्यन वेंटिलेटर के अंदर घुस गया। आर्यन के जाते ही एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम।
की आवाज करता हुआ बाथरूम का दरवाजा टूट चुका था। आर्यन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने हाथ बाहर निकाले और खुद को ऊपर खींचा। जैसे ही उसका आधा शरीर बाहर निकला, उसे अपने पैर के नीचे के हिस्से पर एक ठंडी, चिपचिपी पकड़ महसूस हुई। उसने नीचे देखा। वह काली, लंबी परछाई थी जिसने उसका पैर पकड़ लिया था। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसमें कोई नाक नहीं थी, बस 2 सफेद आंखें और एक बहुत बड़ा मुंह जो कानों तक फटा हुआ था। छोड़ मुझे, छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, रोते हुए आर्यन चिल्लाया और उसने अपने दूसरे पैर से उस चीज के चेहरे पर लात मारी। लात पड़ते ही उस चीज की पकड़ ढीली पड़ गई और एक अजीब सी चीख निकली। उसी के साथ उसने आर्यन का पैर छोड़ दिया। आर्यन ने खुद को झटका दिया और वेंटिलेटर से बाहर गीली घास पर गिर पड़ा। वहां पर बारिश होने के कारण कीचड़ बन गया था। कीचड़ में गिरने की वजह से वह कीचड़ में सन गया था, लेकिन वो रुका नहीं। वह नंगे पैर बारिश में पड़ोसी मिस्टर वर्मा के घर की तरफ भागा। उसने उनका दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। वो बहुत घबराया हुआ था और हड़बड़ाते हुए दरवाजा पीट रहा था। अंकल जी, मिस्टर वर्मा, अंकल जी दरवाजा खोलिए। अंकल प्लीज, मुझे बचा लीजिए। कुछ पलों बाद लाइट ऑन हुई और मिस्टर वर्मा ने दरवाजा खोला। आर्यन बुरी तरह कांपते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। आर्यन इस वक्त बहुत बुरी हालत में था। मिस्टर वर्मा ने उसको संभाला और अपने हाथों से उसे उठाया। उन्होंने उसकी हालत को गौर से देखा। आर्यन इस वक्त कीचड़ में सना हुआ था और बुरी तरह से भीगा हुआ था। भीगे होने के कारण वो ठंड से कांप भी रहा था। मिस्टर वर्मा ने उसे कुछ कपड़े दिए बदलने के लिए। आर्यन कपड़े बदल कर आ गया था। मिस्टर वर्मा ने आर्यन की हालत देखकर पुलिस को तुरंत ही कॉल कर दिया। 1 घंटे बाद पुलिस आ चुकी थी। आर्यन के माता पिता भी घबराए हुए पहुंच गए थे। पुलिस ने घर की तलाशी ली। इंस्पेक्टर बाहर आया और आर्यन के पिता से बोला, साहब, घर का पिछला दरवाजा टूटा हुआ है। शायद कोई चोर था, लेकिन वह भाग गया। हमें घर में कोई नहीं मिला। आर्यन ने जिद की, वह चोर नहीं था, वह कोई जानवर या कोई राक्षस था। उसने माँ की आवाज निकाली थी। सबने उसे समझाया कि वह सदमे में है। चूंकि घर का दरवाजा टूट चुका था और माहौल डरावना था, आर्यन के पिता ने फैसला किया कि वे आज रात पास के एक होटल में रुकेंगे। वो इस वक्त होटल के कमरे में था। इस वक्त रात के 4 बज रहे थे। होटल पहुंचकर आर्यन को थोड़ी राहत मिली। वह बिस्तर पर बैठा था और अभी भी डरा हुआ। उसके पिता रिसेप्शन पर चेकआउट का समय बढ़ाने गए थे। उसकी माँ बाथरूम में फ्रेश होने गई थी। शॉवर चलने की आवाज आ रही थी। आर्यन ने टीवी का रिमोट उठाया, तभी उसके फोन पर फिर एक मैसेज आया। सेंडर, डैड। मैसेज में लिखा था, बेटा, रिसेप्शन पर बहुत भीड़ है। मुझे आने में 15 मिनट लगेंगे। तुम और माँ ठीक हो ना? आर्यन ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, चलो अब सब ठीक है। तभी कमरे के मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। आर्यन का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। कौन? आर्यन ने पूछा। बाहर से पिता की आवाज आई। आर्यन, मैं हूँ तुम्हारा डैड। दरवाजा खोलो, मैं चाबी कमरे में ही भूल गया। आर्यन उठने ही वाला था कि वह रुक गया। उसने अभी पिता का मैसेज पढ़ा था कि उन्हें 15 मिनट लगेंगे। अगर वह मैसेज सच था तो दरवाजे पर कौन है? वो सोचने लगा, लेकिन अगर मैसेज नेटवर्क की देरी से आया हो और पिता सच में दरवाजे पर हों,
दुविधा में आर्यन ने सोचा कि पहले माँ को बुला ले। वह बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था। शॉवर की आवाज अब भी आ रही थी। माँ, उसने आवाज दी। पापा बाहर हैं, शायद चाबी भूल गए हैं। बाथरूम के अंदर से माँ की आवाज आई, रुको बेटा, मैं अभी बाहर नहीं आ सकती, तुम ही खोल दो। आर्यन का हाथ बाथरूम के हैंडल पर था। तभी उसकी नजर बेड पर पड़े माँ के पर्स पर गई। पर्स का चेन खुला था और अंदर माँ का मोबाइल रखा था। उस मोबाइल की स्क्रीन जली और उस पर एक नया मैसेज फ्लैश हुआ। सेंडर, मॉम, न्यू नंबर। बेटा, मैं और तुम्हारे पापा अभी पुलिस स्टेशन में हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। हम तुम्हें होटल में अकेला छोड़कर आए थे क्योंकि तुम सो रहे थे। हम बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर माँ और पापा दोनों बाहर हैं, तो बाथरूम में शॉवर कौन ले रहा है और दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा है? तभी बाथरूम का शॉवर बंद हो गया और दरवाजे की दस्तक तेज हो गई। ठक 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 और बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। आर्यन की चीख उसके गले में ही घुट गई। उसे समझ आ गया था कि वो किसी चोर या इंसान से नहीं, बल्कि किसी ऐसी शक्ति से लड़ रहा है जो उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। जो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर यह शक्ति उसके पीछे क्यों पड़ी है, उसका इससे क्या कनेक्शन है, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ किसी के पीछे यूं ही नहीं पड़ती जब तक उनका किसी से कनेक्शन ना हो। आर्यन मन ही मन सोचने लगा, क्या उसने कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया है? वह औरत के चेहरे को मन में सोचने लगा, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था कि क्या कभी उसने इस चेहरे वाली किसी भी औरत को कभी देखा भी है। बाथरूम का दरवाजा अब आधा खुल चुका था। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में से एक लंबा, सफेद और हड्डियों वाला हाथ बाहर निकला। उस हाथ की उंगलियां अजीब तरीके से लंबी थी और नाखून काले पड़े हुए थे और नुकीले थे। आर्यन की तो मानो सांस ही अटक गई थी। तभी कमरे के मुख्य दरवाजे से फिर आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज पिता की नहीं थी। बाहर से एक भारी गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। हा 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 हा, आर्यन, हमने कहा था ना, ऊपर देखो, तुमने फिर वही गलती की। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। उसके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां दीवार पर खिड़की थी। उसने बिना सोचे समझे खिड़की की तरफ दौड़ लगाई। वह चौथी मंजिल पर था, लेकिन उसे पता था कि अंदर रहने का मतलब मौत है। जैसे ही उसने खिड़की का कांच खोलने की कोशिश की, बाथरूम से वह आकृति पूरी तरह बाहर आ गई। वह वही मकड़ी जैसी दिखने वाली औरत थी, जिसकी सफेद आंखें अब लाल पड़ चुकी थी। वह फर्श पर रेंगते हुए बिजली की तेजी सी आर्यन की तरफ बढ़ी। आर्यन ने खिड़की खोल दी और बाहर की ठंडी हवा और बारिश उसके चेहरे को छूने लगी। वह बालकनी की रेलिंग पर चढ़ा ही था कि तभी उस आकृति ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। आर्यन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई है और उसकी सांस थम सी गई। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, वह धीरे से फुसफुसाई। उसकी फुसफुसाहट में एक भारीपन था और एक अजीब सा भयानकपन। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपनी जेब से वह क्रिस्टल का पेन निकाला जो उसके पापा ने उसे लकी चार्म के तौर पर दिया था। उसने पेन को जोर से उस आकृति के हाथ पर चुभा दिया। एक भयानक चीख कमरे में गूंजी और उसकी पकड़ ढीली हो गई। आर्यन ने बालकनी से नीचे की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन नीचे गिरने के बजाय वह बीच में ही लटक गया। उसका पैर रेलिंग में फंस गया था।
वह हवा में उल्टा लटका हुआ था और नीचे सड़क का भयानक नजारा दिख रहा था। सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थी। आर्यन का पैर वहां से छूट जाता तो आर्यन की मौत हो जाती है। तभी उसने ऊपर देखा। वह आकृति बालकनी की रेलिंग पर झुककर उसे देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। वह क्या था आर्यन नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वह उस लगातार घूरे जा रही थी। वह धीरे धीरे रेलिंग पर चढ़ने लगी ताकि नीचे उतरकर आर्यन तक पहुंच सके। तभी अचानक पूरे होटल की लाइट जल गई। नीचे से सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस और आर्यन के पिता होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। आर्यन के पिता ने चिल्लाकर उसे आवाज दी। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई और लोग अंदर आए, वह आकृति धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। पुलिस वालों ने तुरंत बालकनी की तरफ दौड़ लगाई और आर्यन को सुरक्षित ऊपर खींच लिया। आर्यन बदहवास था। वह सिर्फ कांप रहा था। उसके पिता ने उसे गले से लगा लिया। आर्यन ने बहुत करीब से मौत को देखा था। आर्यन के पिता ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, सब ठीक है बेटा, हम आ गए। पुलिस ने उस अनजान नंबर को ट्रैक कर लिया है। कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह जब सब कुछ शांत हो गया, आर्यन पुलिस स्टेशन में अपना बयान दे रहा था। इंस्पेक्टर ने आर्यन को एक फोटो दिखाई। बेटा, क्या तुमने इसे देखा था? इंस्पेक्टर ने पूछा। फोटो में वही औरत थी, सफेद आंखें और वही भयानक मुस्कान। आर्यन ने कांपते हुए हाँ में सिर हिलाया। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, आर्यन, यह औरत 20 साल पहले इसी होटल के इसी कमरे में मरी थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उसे किसी ने मारा नहीं था। वह मरते वक्त अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, जिसका नाम आर्यन था। आर्यन के होश उड़ गए। उसने अपना फोन निकाला और वह आखिरी मैसेज देखा जो उसे मॉम के नाम से आया था। उसने गौर किया कि वह मैसेज उसके मम्मी के नंबर से नहीं, बल्कि एक ऐसे नंबर से था जो अस्तित्व में ही नहीं था। मैसेज अब बदल चुका था। अब वहां लिखा था, आर्यन, मैं तुम्हारे आसपास हूँ हमेशा। आर्यन अब उस शहर को छोड़ चुका था। काफी समय बाद उसके माता पिता उसे वापस घर ले आए थे, लेकिन आर्यन के मन से वह खौफ नहीं निकला। उसे हर वक्त महसूस होता कि कोई उसके पीछे चल रहा है, जिसके चलते आर्यन को साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ा। डॉक्टर ने इसे हैल्यूसिनेशन कहकर केस बंद कर दिया था, लेकिन आर्यन जानता था कि जो उसने देखा वह सच था। वो हैल्यूसिनेट नहीं कर रहा। घर आने के 2 दिन बाद तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन तीसरे दिन की रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसके कमरे का तापमान अचानक गिर गया। आर्यन को अजीब सा महसूस होने लगा। आर्यन घबरा रहा था। आर्यन ने अपनी रजाई कसकर ओढ़ ली। तभी उसे अपने बेड के नीचे से एक आवाज सुनाई दी, ये किसी के खुरचने की आवाज, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून मार रहा हो। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और बेड के नीचे झांका। वहां कुछ नहीं था सिवाय एक पुरानी धूल से सनी डायरी के। आर्यन हैरान था, क्योंकि उसने अपना कमरा खुद साफ किया था और वहां ऐसी कोई डायरी नहीं थी। आर्यन ने डायरी को उठाया। वो काफी पुरानी थी। उसका कवर कुछ सीलन का एहसास दे रहा था। उसने डायरी खोली। डायरी के पन्ने पीले थे और दाग धब्ब भी थे। पहले पन्ने पर लिखा था, दीक्षित परिवार का इतिहास। आर्यन आंखें फाड़े हैरानी से उसे देखने लगा। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी के बीच में एक अखबार की कतरन चिपकी थी, जो 20 साल पुरानी थी। हेडलाइन थी,
नारंग दीक्षित की पहली पत्नी और बेटे की रहस्यमयी आग में मौत। आर्यन की चीख निकलने ही वाली थी कि उसने उसे रोक लिया। उसके पिता का नाम नारंग दीक्षित था, लेकिन उसे कभी नहीं बताया गया कि उसकी मम्मी शिखा दीक्षित से पहले भी उसके पापा की कोई पत्नी थी। उस कतरन में फोटो धुंधली थी, लेकिन वह चेहरा वही था, वही औरत जिसे उसने होटल में देखा था। और उस छोटे बच्चे का नाम जो उस आग में मरा था, वह भी आर्यन था। तभी उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। उसकी मम्मी शिखा दीक्षित अंदर आई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान थी। मम्मी, क्या पापा की पहली शादी हुई थी? आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा। शिखा की मुस्कान और गहरी हो गई और उसने कहा, बेटा, कुछ राज दफन ही रहे तो अच्छा है। तुम क्यों उन पुरानी बातों को कुरेद रहे हो? चलो सो जाओ। जैसे ही शिखा मुड़ी, आर्यन की नजर उनके गले पर पड़ी। वहां जलने का एक गहरा निशान था जो उनकी साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था। आर्यन को याद आया कि उसकी मां ने कभी भी पल्लू नहीं लिया था। तभी आर्यन के फोन पर एक और मैसेज आया। सेंडर डैड। मैसेज था, बेटा, मैं और तुम्हारी मम्मी अभी मंदिर से निकल रहे हैं। घर पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे। तुम दरवाजा बंद रखना। आर्यन ने धीरे से गर्दन उठाकर सामने खड़ी मम्मी की तरफ देखा। वह औरत अब उसकी मम्मी जैसी नहीं लग रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे लंबा हो रहा था और उसकी त्वचा पीली पड़ने लगी थी। वह धीरे से फुसफुसाई, तुमने फिर से गलती कर दी आर्यन। तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ। हाँ 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 हाँ। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ने लगा था। आर्यन समझ गया कि यह होटल वाली वही रूह है। उसने आर्यन को अकेला नहीं छोड़ा था। वह उसके साथ उसके घर के अंदर घुस चुकी थी और वह पिछले 2 दिनों से उसी के साथ रह रही थी। उसने खिड़की की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक अलमारी के अंदर से वही कीचड़ सने पैर बाहर निकले और आर्यन का रास्ता रोक लिया। अगले दिन जब मिस्टर नारंग और शिखा घर पहुंचे, तो घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, तो घर के अंदर कोई नहीं था। आर्यन गायब था। सिर्फ कमरे के बीचों बीच वह डायरी पड़ी थी, जिसके आखिरी पन्ने पर ताजी इंक से लिखा था, परिवार अब पूरा हुआ। दीवार पर कीचड़ से एक आकृति बनी थी, एक माँ और उसके 2 बेटों की, जिनका चेहरा ठीक आर्यन जैसा था। आर्यन अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन वह मरा भी नहीं था। वह दूसरी दुनिया में चला गया था, एक ऐसी जगह जहां समय रुक जाता है और जहां सिर्फ ठंडी धुंध और सन्नाटा होता है। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने खुद को अपने ही घर के एक धुंधले कमरे में पाया। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन रंग उड़ चुके थे और दीवारों से काला पानी रिस रहा था। आर्यन अब दूसरी दुनिया में था। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी। वह एक छोटा बच्चा था जो बिल्कुल आर्यन जैसा दिखता था। वह छोटा आर्यन एक कोने में बैठकर रो रहा था। आर्यन उसके पास गया। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें नहीं थी, बस 2 काले गड्ढे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं वह आर्यन हूँ जिसे जला दिया गया था। पापा ने हमें मार दिया था ताकि वह नई जिंदगी शुरू कर सके। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। असली विलेन वह रूह नहीं थी, बल्कि उसके पापा मिस्टर नारंग दीक्षित थे। उन्होंने 20 साल पहले अपनी पहली पत्नी और बेटे को रास्ते से हटा दिया था ताकि वह शिखा से शादी कर सके। वह रूह आर्यन को मारने नहीं, बल्कि उसे सच बताने आई थी। आर्यन को इस सच में हैरान कर दिया था। वह एक दुविधा की स्थिति में था।
अचानक उस धुंधले घर की दीवारें फटने लगी। हकीकत की दुनिया से उसके पापा नारंग जी की आवाज सुनाई दी। वह पुलिस और शिखा के सामने रोने का नाटक कर रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह चमक बता रही थी कि कुछ छुपाने में कामयाब हो रहे हैं। आर्यन ने देखा कि उसके पापा वहां से हटके एक कमरे में गए। उनके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। नारंग ने धीरे से एक माचिस जलाई और डायरी को जलाने लगे। अब कोई सबूत नहीं बचेगा, नारंग बुदबुदाए। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। जैसे ही डायरी जलने लगी, मिस्टर नारंग के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ने लगी। दूसरी दुनिया में आर्यन का शरीर भी जलने लगा। वह समझ गया कि अगर डायरी पूरी जल गई तो वह हमेशा के लिए इस काली दुनिया में कैद हो जाएगा। आर्यन ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति बटोरी। उसने उस छोटे बच्चे, पहले आर्यन, का हाथ पकड़ा। चलो, हमें उन्हें रोकना होगा। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, एक जोरदार धमाका हुआ। आर्यन को होटल वाले कमरे का वह मंजर याद आया। तुमने ऊपर नहीं देखा? हकीकत की दुनिया में नारंग जैसे ही डायरी जलाने वाले थे, अचानक कमरे की सारी लाइटें फूट गईं। कांच के टुकड़े हवा में तैरने लगे। शिखा जोर से चिल्लाई और पीछे हट गई। नारंग के सामने अब एक नहीं, बल्कि दो आर्यन खड़े थे। एक आज का आर्यन और दूसरा वह झुलसा हुआ बच्चा, और उनके पीछे वह भयानक रूह उनकी पहली पत्नी की थी। वो मिस्टर नारंग का देखकर बोली, नारंग। रूह की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अब हिसाब का वक्त आ गया है। नारंग डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पीछे की अलमारी अपने आप खुल गई। वही कीचड़ सने हाथ बाहर निकले और उन्होंने नारंग के पैरों को जकड़ लिया। नहीं, मुझे माफ कर दो, नारंग चिल्लाए। लेकिन अब देर हो चुकी थी। वह रूह और छोटा बच्चा नारंग को खींचकर अलमारी के अंदर ले गए। जैसे ही वे अंदर गए, अलमारी का दरवाजा जोर से बंद हुआ और उसमें से आग की लपटें निकलने लगी। शिखा बेहोश होकर गिर पड़ी। आर्यन वहीं खड़ा कांप रहा था। कुछ पलों बाद सब शांत हो गया। पुलिस जब दोबारा कमरे में घुसी तो उन्होंने देखा कि मिस्टर नारंग दीक्षित गायब थे। अलमारी के अंदर सिर्फ राख पड़ी थी और एक जली हुई तस्वीर, जिसमें नारंग अपनी पहली पत्नी के साथ खड़े थे। आर्यन अब सुरक्षित था, लेकिन वह बदल चुका था। वह खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। कोई मैसेज नहीं था, बस एक मिस कॉल थी, उस नंबर से जो अस्तित्व में ही नहीं था। आर्यन ने आईने में देखा। आईने में उसका अपना चेहरा नहीं, बल्कि उस छोटे बच्चे का चेहरा झलक रहा था। वह मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो कानों तक फटी हुई थी। उसने धीरे से कहा, अब घर मेरा है। शिखा को होश आया तो घर में अजीब सा सन्नाटा था। पुलिस जा चुकी थी और नारंग का कहीं अता पता नहीं था। वह लड़खड़ाते हुए आर्यन के कमरे की तरफ बढ़ी। उसे लगा कि उसका बेटा सदमे में होगा, उसे उसकी जरूरत होगी। शिखा ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, उसने देखा कि आर्यन पीठ फेरकर खिड़की के पास खड़ा है। बाहर जोरदार बारिश अभी भी हो रही थी। आर्यन, बेटा, शिखा ने कांपती आवाज में पुकारा। तुम्हारे पापा। पुलिस कह रही है कि वो शायद कहीं चले गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। शिखा के बोलने के बाद भी आर्यन नहीं मुड़ा। उसने बस धीमी आवाज में कहा, मम्मी, पापा कहीं नहीं गए। वो तो यही है, हमारे साथ, हमेशा के लिए। शिखा को उसकी आवाज में एक अजीब सी भारीपन महसूस हुआ।
जैसे एक साथ दो लोग बोल रहे हों। वह धीरे धीरे आर्यन के करीब गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसका हाथ आर्यन के कंधे को छुआ, शिखा के शरीर में एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। आर्यन का शरीर पत्थर जैसा सख्त और बर्फ जैसा ठंडा था। बेटा, तुम इतने ठंडे क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। शिखा ने उसे अपनी ओर घुमाने की कोशिश की। आर्यन धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें झुकी हुई थी। मम्मी, क्या आप मुझसे प्यार करती हैं? क्या आप मुझे फिर कभी अकेला छोड़कर शादी में जाएंगी? शिखा ने भावुक होकर कहा, कभी नहीं बेटा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। वादा? आर्यन ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, शिखा की चीख गले में ही दब गई। आर्यन की दाईं आंख नॉर्मल थी, लेकिन बाईं आंख पूरी तरह सफेद थी, ठीक उस रूह की तरह। और उसके गले पर जलने का वही निशान उभर आया था जो शिखा ने अपनी सौतन की तस्वीर में देखा था। शिखा पीछे हटी, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वह सीधे उस बड़े ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने गिरी। उसने आईने में देखा और उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। आईने में आर्यन अकेला नहीं खड़ा था। उसके पीछे वह झुलसा हुआ छोटा बच्चा और वह भयानक औरत खड़ी थी। उन दोनों ने अपने हाथ आर्यन के कंधों पर रखे हुए थे, जैसे उसे कंट्रोल कर रहे हों। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि आईने में नारंग का चेहरा भी दिख रहा था, जो अलमारी के अंदर से झांक रहा था। उसकी आंखें आतंक से फटी हुई थी। उस औरत की आत्मा आईने से बाहर की ओर देखने लगी और अपनी उंगली अपने होठों पर रख दी, जैसे शिखा को चुप रहने का इशारा कर रही हो। आर्यन, या जो भी चीज उसके अंदर थी, धीरे से शिखा के पास झुका और उसके कान में फुसफुसाया, अब हम एक खुशहाल परिवार हैं, है ना मम्मी? बस अब कभी दरवाजा मत खोलना, किसी के लिए भी नहीं। शिखा ने देखा कि कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप गायब हो गए। अब वहां सिर्फ दीवारें थी। न बाहर जाने का रास्ता था, न अंदर आने का। घर के बाहर पड़ोसी मिस्टर वर्मा ने देखा कि दीक्षित जी के घर की सारी लाइटें अचानक बंद हो गई। उन्होंने जाकर घंटी बजाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां खिड़की थी ही नहीं, बस एक शांत घर जो अंधेर से भरा था। अंदर अंधेरे में चार आवाजें एक साथ हंसी, और वह हंसी उस घर के शोर में कहीं खो रही थी। दीक्षित निवास अब बाहरी दुनिया के लिए एक रहस्यमय घर बन चुका था, जिसमें न खिड़की थी न दरवाजा। लेकिन उस घर के अंदर समय का एक अलग ही चक्र शुरू हो गया था। शिखा फर्श पर बैठी हुई थी। उसे लग रहा था कि वह कोई बुरा सपना देख रही है, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो छत गायब थी। ऊपर सिर्फ एक काला खुला आसमान था, जिसमें बिजली तो कड़क रही थी, पर बारिश की बूंदें नीचे नहीं आ रही थी। आर्यन, या वह शक्ति जो आर्यन के शरीर में थी, अब कमरे के बीचों बीच रखे एक पुराने ग्रामोफोन के पास खड़ा था। उसने जैसे ही सुई को रिकॉर्ड पर रखा, एक पुराना टूटा हुआ लोरी वाला संगीत बजने लगा। मम्मी, भूख लगी है, आर्यन ने कहा। शिखा का शरीर कांप रहा था। उसने रसोई की ओर देखा। रसोई अब वह मॉडर्न किचन नहीं था, बल्कि एक पुरानी कच्ची रसोई में बदल हो चुका था, जहां चूल्हे की आग खुद ब खुद जल रही थी। मैं क्या बनाऊं? शिखा ने लड़खड़ाते हुए पूछा। आर्यन की वह सफेद आंख अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसने मेज पर रखे एक बंद डिब्बे की ओर इशारा किया। शिखा ने कांपते हाथों से वह डिब्बा खोला। उसके अंदर कोई खाना नहीं था,
बल्कि नारंग दीक्षित की वह सुनहरी घड़ी और चश्मा रखा था जो वह हमेशा पहनते थे। शिखा समझ गई, इस घर में अब भोजन अनाज का नहीं बल्कि यादों और इंसानी एहसासों का होने वाला था। तभी अलमारी का दरवाजा फिर से चरमराहट के साथ खुला। नारंग दीक्षित बाहर निकले, लेकिन वह अब इंसान नहीं थे। वह एक साये की तरह दिख रहे थे, जिनका चेहरा धुएं जैसा था। वह बोल नहीं पा रहे थे, बस उनके मुंह से एक दर्दभरी चीख की हल्की फुसफुसाहट निकल रही थी। उस झुलसे हुए छोटे बच्चे ने नारंग का हाथ पकड़ा और उन्हें चूल्हे के पास ले गया। पिताजी, बच्चे ने एक ठंडी आवाज में कहा, आपने हमें आग दी थी, अब हम आपको ठंड देंगे। बच्चे ने जैसे ही नारंग को छुआ, नारंग का धुआं जैसा शरीर जमने लगा। वह बर्फ की एक मूर्ति में तब्दील होने लगे। शिखा यह सब कुछ होता देख रही थी, लेकिन वह चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। उसकी ममता उसे आर्यन के पास खींच रही थी, लेकिन उसका डर उसे पीछे धकेल रहा था। अचानक कमरे की रोशनी नीली हो गई। आर्यन का शरीर झटके खाने लगा। उसकी वह दाईं आंख जो अब भी नॉर्मल थी, उससे एक आंसू टपका। उसने चिल्लाकर कहा, मम्मी भागो। यह असली आर्यन था। वह कुछ पलों के लिए वापस आया था। उसकी आत्मा लड़ रही थी वापस आने के लिए। वो लड़कर वापस आया और उसने शिखा से कहा, मम्मी, अलमारी के पीछे एक दरार है। वह असली दुनिया का रास्ता है। भागो मम्मी, वरना ये तुम्हें भी साया बना देंगे। शिखा ने हिम्मत जुटाई। वह उठी और अलमारी की ओर दौड़ी। उस औरत की आत्मा चिल्लाई और उसकी आवाज से पूरे घर की दीवारें हिलने लगी। वह हवा में तैरती हुई शिखा की ओर बढ़ी। शिखा अलमारी के पीछे पहुंची। वहां वाकई एक छोटी सी दरार थी, जिससे बाहर की दुनिया की हल्की सी पीली रोशनी आ रही थी। यह रोशनी उस कमरे के माहौल से बिल्कुल अलग थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। उस औरत की आत्मा और छोटा बच्चा अब आर्यन को पूरी तरह जकड़ चुके थे। आर्यन की वह आखिरी नॉर्मल आंख भी अब सफेद हो रही थी। आर्यन, मेरे साथ चलो, शिखा चिल्लाई। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपना सिरनामे हिलाया। मैं अब इनका हिस्सा हूँ, मम्मी, उसने एक ठंडी आवाज में कहा। लेकिन आप जाइए मम्मी, और दुनिया को बताइए कि दीक्षित परिवार का पाप अब धुल चुका है। शिखा ने उस दरार में हाथ डाला और खुद को बाहर की ओर खींचा। जैसे ही वह बाहर निकली, उसे पीछे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। जब शिखा की आंख खुली, वह सड़क पर पड़ी थी। सुबह के 6 बज रहे थे। उसके सामने वह घर था, वही घर जो कल रात अंधेरे वाला घर गया था। लेकिन अब वह घर बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। खिड़कियां, दरवाजे सब अपनी जगह पर थे। वह पागलों की तरह अंदर दौड़ी। आर्यन, नारंग, वो जोर से चिल्लाई। लेकिन पूरा घर खाली था। कोई फर्नीचर नहीं, कोई कीचड़ के निशान नहीं। घर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई रहा ही न हो। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहाँ एक पुराना फोटो फ्रेम पड़ा था। शिखा ने उसे उठाया। फोटो में नारंग, उसकी पहली पत्नी, वह छोटा बच्चा और आर्यन खड़े थे। चारों मुस्कुरा रहे थे। शिखा उस फोटो में कहीं नहीं थी। उसने फोटो के पीछे देखा। वहां ताजा खून से लिखा था, मेहमानों का समय खत्म हुआ, अब घर मालिकों का है। शिखा को एहसास हुआ कि आर्यन कभी उसका बेटा था ही नहीं। वह तो बस उस नारंग की पहली पत्नी का एक हिस्सा था, जिसे नारंग ने धोखे से शिखा की गोद में डाल दिया था ताकि वह अपना पाप छुपा सके।
आज उस आत्मा ने अपना हिस्सा वापस ले लिया था। शिखा अब पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसकी ममता हार मानने को तैयार नहीं थी। उसे यकीन था कि उसका आर्यन कहीं न कहीं उस रूहानी दुनिया में कैद है। वो आर्यन से बहुत प्यार करती थी। शहर के एक पुराने कोने में उसे तांत्रिक अघोरानंद के बारे में पता चला, जिनके बारे में मशहूर था कि वे मौत के दरवाजे से भी आत्माओं को खींच लाते हैं। शिखा जब उनके पास पहुंची, तो अघोरानंद एक चिता की राख के पास बैठे थे। उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी। शिखा ने कांपते हुए बात पूरी की। अघोरानंद ने एक कौड़ी जमीन पर फेंकी और उसे गौर से देखा। उनकी आवाज भारी थी, बेटी, तू जिसे वापस लाना चाहती है, वह अब आधा इंसान है और आधा साया। दीक्षित परिवार का पाप इतना गहरा है कि उसने पूरे घर को एक पाताल लोक बना दिया है। उसे वापस लाने के लिए तुझे अपनी सबसे कीमती चीज की बलि देनी होगी। मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, शिखा चिल्लाई। जान इतनी कीमती नहीं होती, तांत्रिक मुस्कुराया। तुझे अपनी यादें देनी होंगी। अगर तू आर्यन को बचा लाई, तो तू उसे पहचान नहीं पाएगी। उसके लिए तू एक अजनबी होगी। क्या तुझे मंजूर है? शिखा ने भारी मन से हाँ कह दिया। आधी रात को तांत्रिक शिखा को उसी वीरान घर में ले गया। उसने फर्श पर खून और राख से एक चक्र बनाया और शिखा को उसके बीच में बैठा दिया। इस मंत्र को तब तक जपना जब तक कि सामने वाली दीवार फट न जाए। और याद रखना, चाहे जो भी दिखे, चक्र से बाहर मत निकलना। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। कपालिनी नमः। अचानक घर के अंदर बर्फीली हवाएं चलने लगी। दीवारें फिर से गायब होने लगी और वही काला आसमान ऊपर दिखने लगा। तभी सामने के अंधेरे से 3 आकृतियां बाहर निकली। बीच में आर्यन खड़ा था, लेकिन उसके हाथ पैर अब लकड़ी की तरह सख्त और काले थे। उसकी सफेद आंख शिखा को घूर रही थी। मम्मी, क्यों आई हो यहाँ? आर्यन की आवाज गूंजी। हमें मुक्ति मिल गई है। तभी वो नारंग की पहली पत्नी की आत्मा सामने आई। उसका चेहरा अब और भी भयानक था। शिखा, तूने मेरा पति छीन लिया, अब मेरा बेटा मत छीन। तांत्रिक ने अपनी झोली से एक अभिमंत्रित खंजर निकाला और उसे जमीन पर गाड़ दिया। यह रूह तेरा बेटा नहीं है, यह सिर्फ प्रतिशोध है। तांत्रिक और उस रूह के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। घर की छत से पत्थर गिरने लगे। तांत्रिक ने शिखा को चिल्लाकर कहा, शिखा, आर्यन का हाथ पकड़ और उसे चक्र के अंदर खींच। जल्दी कर, मेरे पास वक्त कम है। शिखा ने चक्र की सीमा पार की और आर्यन की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने आर्यन का हाथ पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि उसके दिमाग से उसकी सारी यादें धीरे धीरे मिट रही हैं। उसे अपना नाम, अपना घर, नारंग का चेहरा, सब धुंधला होने लगा। वह आत्मा शिखा की तरफ झपटी, लेकिन तांत्रिक ने अपनी राख हवा में उछाल दी, जिससे एक ढाल बन गई। आर्यन, वापस चलो। शिखा ने अपनी पूरी ताकत से आर्यन को चक्र की तरफ खींचा। आर्यन के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वह छोटा बच्चा और वह औरत चीखने लगे। अचानक एक जोरदार रोशनी हुई और पूरा घर कांपने लगा। जब सुबह हुई, मोहल्ले वालों ने देखा कि वह पुराना घर पूरी तरह ढह चुका था। मलबे के बीच शिखा और आर्यन पड़े हुए थे। आर्यन धीरे से उठा। वह अब बिल्कुल नॉर्मल था। उसकी आंखें ठीक थी, उसका शरीर गर्म था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जो होश में आ रही थी। मम्मी, आप ठीक तो हो? हम यहाँ कैसे पहुँचे? आर्यन ने रोते हुए शिखा को गले लगाया।
शिखा ने उसे धीरे से खुद से अलग किया। उसने आर्यन के चेहरे को गौर से देखा, जैसे वह किसी अजनबी को देख रही हो। आप कौन हैं? शिखा ने मासूमियत से पूछा। और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? आर्यन का दिल टूट गया। उसे तांत्रिक की बात याद नहीं थी, लेकिन उसे यह समझ आ गया था कि उसे बचाने के लिए उसकी माँ ने खुद की पहचान, अपनी यादों को मिटा दिया था। आर्यन शिखा का हाथ पकड़कर सड़क पर चलने लगा। शिखा एक छोटी बच्ची की तरह उसके पीछे पीछे चल रही थी। तभी आर्यन को अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। उसने हाथ डाला तो वही पुराना फोटो फ्रेम निकला, लेकिन अब फोटो बदल चुकी थी। फोटो में अब सिर्फ शिखा और आर्यन थे, लेकिन उनके पीछे की धुंध में तांत्रिक अघोरानंद खड़े थे, जिनकी आंखों में वही लाल चमक थी। आर्यन के फोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से नहीं, बल्कि तांत्रिक के नंबर से। कीमत अभी पूरी नहीं हुई है आर्यन, यादें तो बस शुरुआत थी, अगली बारी तुम्हारी है। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस सड़क पर कीचड़ सने पैर के निशान थे, जो उसके पीछे पीछे आ रहे थे। चप चप चप। आर्यन डर गया, उसका शरीर सुन्न पड़ गया। तांत्रिक का वह मैसेज कोई चेतावनी नहीं, बल्कि एक नया जाल था। आर्यन ने महसूस किया कि तांत्रिक ने उसे उस रूहानी दुनिया से बाहर तो निकाला, लेकिन किसी नेक मकसद के लिए नहीं। उसने आर्यन को अपनी शक्ति का जरिया बनाने के लिए बचाया था। शिखा अब पूरी तरह एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रही थी। वह आर्यन का हाथ पकड़कर सड़क पर इधर-उधर देख रही थी। आर्यन उसे एक छोटे से किराए के कमरे में ले आया। वह अब वापस उस पुराने घर में नहीं जा सकता था। रात के 12 बजे थे। शिखा सो चुकी थी। आर्यन कमरे के कोने में बैठा वही फोटो फ्रेम देख रहा था। अचानक फोटो के अंदर की आकृतियां हिलने लगी। तांत्रिक अघोरानंद का चेहरा फोटो के कांच के पीछे से उभरने लगा। आर्यन, मुझे वह पुराना सिक्का चाहिए जो तुम्हारे पूर्वजों ने उस अलमारी में छुपाया था। तांत्रिक की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। वही सिक्का मेरी शक्तियों को अमर कर सकता है। अगर तुम उसे मेरे पास नहीं लाए, तो तुम्हारी माँ की बची कुची चेतना भी मैं खींच लूंगा। आर्यन के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह शिखा को सोता छोड़ वापस उसी ढहे हुए मलबे वाले घर की ओर भागा। आधी रात का समय था और बारिश फिर से शुरू हो गई थी। मलबे के पास पहुंचते ही आर्यन को अजीब सी ठंड महसूस हुई। उसने मलबे को हटाना शुरू किया। तभी उसे वही पुरानी अलमारी का एक हिस्सा दिखाई दिया, जो चमत्कारिक रूप से अब भी साबुत था। जैसे ही उसने अलमारी का गुप्त खाना खोला, उसे वह काला सिक्का मिल गया। लेकिन जैसे ही उसने सिक्के को छुआ, उसे हजारों चीखें सुनाई दी और एक झटका सा लगा। यह सिक्का दीक्षित परिवार के उन सभी लोगों की आत्माओं का केंद्र था जिन्हें नारंग ने धोखा दिया था। तभी पीछे से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। ये हंसी आर्यन मुड़ा तो देखा कि तांत्रिक अघोरानंद वहां खड़ा था, उसी की थी। उसकी आंखों में लाल चमक और तेज हो गई थी। तांत्रिक ने आर्य को देखा और बोला, दे दो मुझे। एक बार कहने पर जब आर्य ने नहीं दिया तो तांत्रिक चिल्लाया, दे दो मुझे। अब मैं इस दुनिया और उस रूहानी दुनिया दोनों का राजा बनूंगा। तांत्रिक ने हवा में हाथ लहराया और काली राख आर्यन की तरफ फेंकी। आर्यन का दम घुटने लगा। लेकिन तभी आर्यन के पीछे से वही औरत, नारंग की पहली पत्नी और वह छोटा बच्चा प्रकट हुए। उसे आत्मा ने तांत्रिक से कहा, तुमने हमें आजाद करने का वादा किया था अघोरानंद। उस आत्मा की आवाज चीख जैसी थी। लेकिन तुमने हमें इस लड़के को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया।
कमरे में एक भयानक शक्ति का एहसास हुआ। तांत्रिक अपनी शक्तियों से उन रूहों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था और रूहें उसे खींचकर उस दूसरी दुनिया में ले जाना चाहती थी, उसी काली दुनिया में जहां पर वह कैद थी। वह तांत्रिक को खुद को कबूल करने नहीं दे सकती थी। आर्यन ने देखा कि वह सिक्का उसके हाथ में जलने लगा है। उसे एहसास हुआ कि अगर वह इस सिक्के को नष्ट कर दे तो तांत्रिक की शक्ति और इन आत्माओं का इस दुनिया से संपर्क हमेशा के लिए टूट जाएगा। आर्यन ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से सिक्के पर मार दिया। नहीं! तांत्रिक और रूहें एक साथ चिल्लाए। सिक्का टूटते ही एक सफेद रोशनी निकली जिसने पूरे मलबे को घेर लिया। तांत्रिक का शरीर धीरे धीरे धुआं बनकर बिखरने लगा। रूहों के चेहरे पर पहली बार एक शांति दिखी। वे धीरे धीरे गायब होने लगे। जब रोशनी शांत हुई, आर्यन टूट घर पर अकेला बैठा था। बारिश रुक चुकी थी। वह वापस अपने कमरे में पहुंचा। उसने देखा कि शिखा जाग रही थी। उसकी आंखों में वह मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक पहचान थी। आर्यन, बेटा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? शिखा ने पूछा। शिखा की यादें वापस आ गई थी। सिक्के के टूटने से वह जादू खत्म हो गया था जो तांत्रिक ने किया था। आर्यन ने अपनी माँ को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। सब कुछ ठीक लग रहा था। आर्यन और शिखा ने शहर छोड़ दिया और एक नई जगह रहने लगे। लेकिन एक दिन आर्यन आईने के सामने खड़ा था। उसने देखा कि उसके गले पर अब कोई निशान नहीं था। वह मुस्कुराया, लेकिन तभी उसने अपनी हथेली देखी। उसकी हथेली पर तांत्रिक के उस काले सिक्के का निशान छप गया था। अचानक उसके कान में तांत्रिक की आखिरी फुसफुसाहट सुनाई दी। सिक्का टूट गया आर्यन, लेकिन उसके मालिक अब तुम हो। अब रूहें तुम्हारे आदेश का इंतजार करेंगी। आर्यन ने आईने में अपनी आंखों को देखा। वे एक पल के लिए पूरी तरह सफेद हुई और फिर सामान्य हो गई। आर्यन ने एक ठंडी मुस्कान दी और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इस बार दरवाजा बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से बंद हुआ था। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं जल्द ही लौटूंगी लेकर एक हॉरर सीरीज। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।